बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और जो भी छात्र बिहार सरकार की परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई या टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। हाँ, क्योंकि आज हम बिहार की जलवायु और आपदा प्रबंधन यानी क्लाइमेट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। सही कहा। और ये विषय इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यह राज्य भौगोलिक रूप से बहुत ही जटिल स्थिति में है। जटिल स्थिति, बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए ऐसे क्षेत्र की जहां आधी आबादी भयंकर बाढ़ में डूब रही है। उफनती नदियां लोगों के घर और खेत बहा कर ले जा रही हैं। और उसी समय और ठीक उसी समय वहां से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर उसी राज्य की बाकी आधी आबादी सूखी जमीन को देखकर पानी की एक बूंद गिरने की प्रार्थना कर रही है। ये एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ जीवन लीलने वाला पानी और दूसरी तरफ पानी के लिए तरसता जीवन। बिल्कुल। और आज हम गहराई से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे प्रकृति की ये दो चरम और बिल्कुल विपरीत स्थितियां एक ही राज्य में एक साथ मौजूद हो सकती हैं। देखिए, इस विश्लेषण का उद्देश्य केवल सतही तथ्यों को रटना नहीं है। परीक्षा में जो विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं उन्हें हल करने के लिए हमें इसके पीछे के विज्ञान को, उस क्यों और कैसे को समझना होगा। सही बात है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। जब हम इन भौगोलिक नक्शों को देखते हैं तो मुझे तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर दिखाई देती है। क्या ये पूरा राज्य एक विशालकाय फनल या कीप की तरह काम नहीं कर रहा है? एक फनल की तरह। ये उपमा बहुत ही सटीक है ना? मतलब उत्तर में ऊंचे हिमालय पहाड़ हैं जहां से अनगिनत नदियां और भारी बारिश का पानी तेजी से नीचे गिरता है, और ये सारा पानी एक सपाट मैदानी इलाके में यानी इस फनल के निचले हिस्से में आकर जमा हो जाता है। बिल्कुल। और इस संवेदनशीलता या कह ले वल्नरेबिलिटी के पीछे 4 बहुत ही स्पष्ट कारक काम करते हैं। पहला तो वही हिमालयी नदियों का सीधा ढलान, दूसरा मानसून का कॉन्सेंट्रेशन जहां कुछ ही हफ्तों में बहुत अधिक बारिश हो जाती है जी। तीसरा कारक शायद सबसे खतरनाक है और वो है यहाँ का अत्यधिक जनसंख्या घनत्व यानी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। एक मिनट, इसे थोड़ा स्पष्ट करें। जनसंख्या घनत्व किसी प्राकृतिक घटना को आपदा में कैसे बदल देता है? देखिए, अगर एक बहुत बड़े खाली मैदान में बाढ़ आती है तो वो केवल एक प्राकृतिक घटना है। हाँ, जाहिर है, वो कोई आपदा नहीं है। लेकिन जब उसी मैदान में हर एक वर्ग किलोमीटर में हजारों लोग रह रहे हों, उनके घर और खेत हों, तो वही पानी का बहाव एक भयानक मानवीय आपदा बन जाता है। लोगों के पास जाने के लिए जगह ही नहीं होती। वो समझ गया। और चौथा कारक है जलवायु परिवर्तनशीलता या क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। इसने पूरे सिस्टम को बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। तो अगर हम इस फनल के अंदर की स्थिति देखें तो ये तबाही समान रूप से नहीं बटी हुई है। नक्शा एक बहुत ही अजीब क्षेत्रीय विभाजन दिखाता है। बिल्कुल। उत्तरी हिस्सा उस फनल का वो भाग है जो पानी से भर जाता है, यानी बाढ़ के चपेट में रहता है, और वहीं दक्षिणी हिस्सा सूखे से जूझता है। और दक्षिण पश्चिम में वहां लू या हीट वेव का भयंकर प्रकोप होता है। सर्दियों में संपूर्ण मैदानी इलाका शीतलहर का सामना करता है। उत्तर और मध्य भाग में आकाशीय बिजली गिरती है। मानो प्रकृति ने अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खतरे डिजाइन किए हों। बाप रे। क्योंकि हिमालय से आने वाला पानी इस फनल का सबसे सक्रिय हिस्सा है, तो मुझे लगता है हमें सबसे पहले उत्तर बिहार की बाढ़ के तंत्र को समझना चाहिए। बिल्कुल, वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। जब मैंने नोट्स देखे तो मैं सच में हैरान रह गया। उत्तरी हिस्से का लगभग 73% भूभाग बाढ़ के चपेट में रहता है। 73%। हाँ, और ये कोई साधारण जलभराव नहीं है। इसके पीछे एक आक्रामक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप देखिए, हिमालय दुनिया के सबसे युवा और कच्चे पहाड़ों में से एक है। मतलब अस्थिर है। जी। जब कोसी, गंडक या बागमती जैसी नदियां नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों या कैचमेंट एरिया से भारी बारिश का पानी लेकर ढलान से नीचे उतरती हैं, तो पानी का वेग अत्यधिक होता है। बहुत तेज बहाव है। और ये तेज पानी अपने साथ पहाड़ों की कच्ची मिट्टी, पत्थर और भारी मात्रा में गाद, जिसे हम सिल्ट या सेडिमेंट कहते हैं, काट कर ले आता है। लेकिन समस्या तो तब शुरू होती है जब ये तेज पानी पहाड़ों से नीचे उतरकर एकदम सपाट मैदानी इलाके में पहुंचता है। सही?
100% सही। यही इस तबाही का टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही नदी समतल मैदानों में प्रवेश करती है, उसकी गति अचानक कम हो जाती है। अब नदी के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो उस भारी गाद को आगे धकेल सके, तो वो सारी मिट्टी नदी के अपने ही तल में उसके बेड पर जमा होने लगती है। तो इसका मतलब है कि नदी अपने ही मलबे से चोक होने लगती है, नदी का तल ऊपर उठ जाता है, और जब पीछे से और पानी आता है तो वो किनारों को तोड़कर बाहर खेतों और गांवों में फैल जाता है। बिल्कुल, यही वो तंत्र है जिसके कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जब कोसी का मूल रास्ता गाद से भर जाता है तो नदी अपना मार्ग ही बदल लेती है। जल विज्ञान में इसे अवल्शन कहा जाता है। अवल्शन, ठीक है। 2008 में जब नेपाल सीमा के पास कोसी का तटबंध टूटा था, तब नदी ने रातों रात अपना मार्ग कई किलोमीटर खिसका लिया था। इसके अलावा गंडक अपने उच्च जल प्रवाह के लिए जानी जाती है और कमला बलान मौसमी बाढ़ के लिए। सुपौल, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी जैसे जिले इसका ग्राउंड जीरो हैं। और यहीं पर इंसान हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। प्रशासन इस पानी को रोकने के लिए बैराज बनाता है, जैसे कोसी और वाल्मीकिनगर बैराज, और नदियों के किनारे तटबंध या एम्बैंकमेंट्स खड़े कर देता है। जी, फ्लड कंट्रोल के लिए। लेकिन मुझे इन तटबंधों के विज्ञान में एक बड़ी खामी नजर आ रही है। वो क्या? अगर नदी लगातार गाद ला रही है और उसका तल ऊपर उठ रहा है, तो ये दीवारें कब तक उसे रोकेंगी? ये तो किसी पानी के पाइप पर बैंडेड लगाने जैसा है, जिसके अंदर का दबाव बढ़ रहा हो। क्या ये तटबंध लंबे समय में समस्या को और बदतर नहीं बना रहे? ये बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न है, और वास्तव में कई जल वैज्ञानिक आज यही मानते हैं कि ये हार्ड इंजीनियरिंग लंबी अवधि में घातक है। कैसे? इसे ऐसे समझिए, जब नदी प्राकृतिक रूप से बहती है तो बाढ़ का पानी मीलों दूर तक फैल जाता है और उपजाऊ मिट्टी पूरे मैदानी इलाके में बिछा देता है। लेकिन जब हम नदी को तटबंधों की जैकेट पहना देते हैं तो वो गाद केवल उन दो दीवारों के बीच जमा होने लगती है। ओह, तो नदी का तल आसपास के गांवों की जमीन से भी ऊंचा हो जाता है। ये तो ऐसा है जैसे लोगों के सिर के ऊपर एक विशाल स्विमिंग पूल बना दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और फिर जब पानी का दबाव बढ़ता है और तटबंध टूटता है तो पानी साधारण तरीके से नहीं फैलता, वो एक ऊंचे झरने की तरह भयंकर वेग से नीचे गिरता है। तटबंध नदी के प्राकृतिक सेफ्टी वॉल्व को बंद कर देते हैं। ये बेहद डरावना है। अब इस बाढ़ वाले हिस्से से निकलकर दक्षिण की ओर चलते हैं। ये बड़ा अजीब है कि उत्तर में नदियां कहर बरपा रही हैं और दक्षिण के पठारी सीमांत इलाकों जैसे गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में पानी की एक एक बूंद की कीमत है। जी, वहां सूखा एक स्थायी सत्य बन चुका है। इतनी नजदीक होने के बावजूद ये अंतर इतना विशाल क्यों है? क्योंकि दोनों क्षेत्रों का मूल जल स्रोत अलग है। उत्तर को हिमालय के ग्लेशियरों का पानी मिलता है, लेकिन दक्षिण का हिस्सा हिमालय से बहुत दूर है। यहाँ नदियां सदाबहार नहीं है, पूरी तरह से बारिश पर निर्भर मौसमी नदियां हैं। तो अगर मानसून फेल हुआ तो सब सूख जाता है। बिल्कुल। और सतह पर पानी न होने के कारण सिंचाई और पीने के पानी के लिए भूजल यानी ग्राउंड वाटर पर भयानक दबाव पड़ता है। बेतहाशा ट्यूबवेल्स चलने से वाटर टेबल लगातार गिर रहा है। और जहां पानी नहीं है वहां सूरज की गर्मी का असर भी कई गुना बढ़ जाता है। दक्षिण पश्चिम में सिर्फ सूखा ही नहीं, हीट वेव एक जानलेवा चुनौती है। मैंने नोट्स में एक शब्द पढ़ा था, महाद्वीपीयता या कॉन्टिनेंटैलिटी। ये क्या है? कॉन्टिनेंटैलिटी जलवायु विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका सीधा अर्थ है कि जो स्थान समुद्र तट से जितना दूर होगा वहां का मौसम उतना ही चरम होगा। अच्छा, समुद्र के दूर होने से। हाँ, समुद्र पानी का एक बड़ा भंडार है जो तापमान को नियंत्रित करता है। लेकिन दक्षिण बिहार जैसे भूभाग समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। वहां तापमान को नियंत्रित करने वाला कोई प्राकृतिक बफर नहीं है। साथ ही इन पठारी किनारों पर वनस्पतियों का आवरण भी कम है। तो गर्मियों में जमीन एक तवे की तरह गर्म हो जाती है। बिल्कुल, एक तवे की तरह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को आसानी से पार कर जाता है और लू बाढ़ की तरह शोर नहीं मचाती। ये एक खामोश हत्यारी है। और इसके सबसे पहले शिकार वो लोग होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर, किसान और वो बुजुर्ग जिनका शरीर इस अत्यधिक थर्मल स्ट्रेस को नहीं झेल सकता। सही कहा। हमारी नीतियां अक्सर उन आपदाओं पर केंद्रित होती हैं जो बुनियादी ढांचे को तोड़ती हैं, जैसे बाढ़। लेकिन हीट वेव जो सीधे मानव जीवन को ली लेती है, उस पर उतना ध्यान नहीं जाता। इसी से मुझे अगली आपदा का ध्यान आता है, आकाशीय बिजली या लाइटनिंग।
अगर हम राष्ट्रीय आंकड़े देखें तो बिजली गिरने से मौतों के मामले में बिहार सबसे ऊंचे पायदान पर है। ये गर्मी से कैसे जुड़ा है? ये पूरी तरह से थर्मोडायनामिक्स का खेल है। लोग सोचते हैं कि बिजली सिर्फ बारिश के मौसम की बात है, लेकिन यह प्री मानसून और मानसून के शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा होती है। इसके पीछे कन्वेक्टिव एक्टिविटी या संवहनी गतिविधि होती है। इसी थोड़ा असा भाषा में समझाएं, जमीन के गर्म तवे और आसमान में बिजली के बीच का क्या संबंध है? देखिए, जब जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो अपने संपर्क में आने वाली हवा को भी गर्म कर देती है। विज्ञान का नियम है कि गर्म हवा बहुत हल्की होती है और तेजी से ऊपर उठती है। एक तेज वर्टिकल ड्राफ्ट बन जाता है। जी, इस हवा में नमी भी होती है। जब ये नमी से भरी हवा कई किलोमीटर ऊपर जाती है, जहां तापमान 0 से नीचे होता है, तो नमी जमने लगती है। इससे विशालकाय क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। इन बादलों के अंदर बर्फ के कण और पानी की बूंदें आपस में जोरदार तरीके से टकराती हैं। इस घर्षण से भारी मात्रा में स्टैटिक चार्ज पैदा होता है, और जब ये चार्ज बहुत अधिक हो जाता है तो जमीन की तरफ डिस्चार्ज होता है। यही आकाशीय बिजली है। एक प्राकृतिक जेनरेटर की तरह। प्रशासन ने इससे बचने के लिए दामिनी ऐप जैसी प्रणाली बनाई है। यह ऐप बिजली गिरने से पहले अलर्ट भेजती है। जी, परीक्षाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दामिनी ऐप अर्ली वार्निंग सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन मुझे इस प्रणाली की लास्ट माइल डिलीवरी में एक छेद दिखाई देता है। उपग्रह डेटा प्रोसेस करके ऐप पर अलर्ट भेजता है, लेकिन जो गरीब किसान घुटनों तक पानी भरे खेत में धान रोप रहा है, क्या उसके पास स्मार्टफोन है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। क्या वो काम करते समय बार बार ऐप चेक कर रहा है? मुझे लगता है तकनीक अच्छी है, लेकिन ये उन लोगों तक पहुंच ही नहीं रही जो वास्तव में मर रहे हैं। आपका विश्लेषण एकदम सटीक है। किसी भी अर्ली वार्निंग सिस्टम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चेतावनी सबसे असुरक्षित व्यक्ति तक कितनी तेजी से पहुंचती है। डिजिटल साक्षरता का अभाव और कनेक्टिविटी के मुद्दे इसे खेतों में बेअसर कर देते हैं। बिल्कुल। जब तक पंचायत स्तर पर सायरन या स्थानीय रेडियो नेटवर्क के जरिए जानकारी प्रसारित करने का कोई लो टेक तंत्र विकसित नहीं होता, तब तक ऐप पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकता। सही बात है। अब अगर मानव निर्मित समस्याओं की बात करें तो अर्बन फ्लडिंग या शहरी जलभराव एक बड़ा खतरा है। पटना जैसे शहरों का उदाहरण ले, जहां बारिश होते ही शहर डूब जाता है। ये पूरी तरह से मानव निर्मित आपदा है। मैदानी शहरों में पहले प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते हुआ करते थे, जिन्हें वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि कहा जाता था, जो पानी सोख लेते थे। जी, स्पंज की तरह। लेकिन शहरीकरण की दौड़ में हमने उन वेटलैंड्स को मिट्टी से भर दिया, अतिक्रमण कर लिया और शहर को कंक्रीट के एक कटोरे में बदल दिया। अब पानी के बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। खराब प्लानिंग का नतीजा। खैर, अब तक हमने गर्मियों और मानसून की बात की, लेकिन सर्दियों में भी चुनौतियां कम नहीं होती। सर्दियों में आपदा का स्वरूप बदल जाता है। तब घने कोहरे यानी डेंस फॉग और शीतलहर का प्रकोप रहता है। कोहरा इतनी बड़ी समस्या कैसे बन जाता है? क्योंकि यहाँ कोहरा गिरने के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। सर्दियों में रात का तापमान कम होता है, नदियों के कारण हवा में नमी होती है और वायुमंडल बिल्कुल शांत होता है। हवा नहीं चलती। हाँ, इससे विजिबिलिटी 0 हो जाती है, जो पूरे परिवहन तंत्र को ठप कर देता है। लेकिन सर्दियों और उसके बाद के समय में नदियों के किनारे जो होता है रिवर बैंक इरोजन या नदी का कटाव, वो शायद सबसे भयानक है। ये किसी धीमे भूकंप या स्लो मूविंग अर्थक्वेक की तरह है। बहुत ही शक्तिशाली उपमा है ये। एक झटके में सब खत्म नहीं करता। ये हर रोज धीरे धीरे जमीन को काटता है। लोग अपने पुश्तैनी घर और खेतों को नदी में समाते हुए देखने को मजबूर होते हैं। जी, कटाव मुख्य रूप से गंगा और कोसी के किनारों पर होता है। मॉनसून के बाद जब पानी का स्तर कम होता है तो किनारे की बलुई मिट्टी पानी के तेज बहाव को नहीं झेल पाती और धंसने लगती है। इससे तो पूरा गांव ही विस्थापित हो जाता होगा। बिल्कुल, कृषि भूमि हमेशा के लिए गायब हो जाती है। लोगों को रातों रात रिफ्यूजी बनना पड़ता है। इतनी सारी आपदाओं को समझने के बाद सवाल उठता है कि क्या हम तैयार हैं? हमारा संस्थागत ढांचा कैसा है, खासकर तब जब जलवायु परिवर्तन अब वर्तमान की सच्चाई है। जलवायु परिवर्तन ने हर पुरानी गणना को गलत साबित कर दिया है। एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स बढ़ गए हैं और मौसम में अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है। इससे निपटने के लिए एक त्रिस्तरीय ढांचा है। वो ढांचा कैसे काम करता है? पूर्वानुमान लगाने का काम IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग करता है। नीतियां बनाने का काम राष्ट्रीय स्तर पर NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करता है।
और जमीन पर? जमीन पर बचाव का काम SDRF राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल करता है। लेकिन क्या हमारी पुरानी नीतियां अभी भी काम करेंगी? जब नदियां अप्रत्याशित व्यवहार कर रही हैं, तो क्या हम सिर्फ कंक्रीट के तटबंध बनाकर प्रकृति को रोक सकते हैं? यह आज की सबसे ज्वलंत बहस है। दुनिया भर के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि केवल हार्ड इंजीनियरिंग अब पर्याप्त नहीं है। हमें प्रकृति के खिलाफ नहीं, उसके साथ मिलकर काम करना होगा। वेटलैंड्स को बचाना होगा और समुदायों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो अगर हम पूरे विश्लेषण को समेटें, तो यह उत्तर के पानी की अधिकता और दक्षिण के जल संकट के बीच एक बहुत जटिल संतुलन बिठाने की चुनौती है। सही कहा। एक ही राज्य में दो विपरीत समस्याओं के लिए रणनीति बनाना और संसाधन बांटना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल है। और इसी विरोधाभास के साथ आज हम एक नए विचार पर बात समाप्त करेंगे। अगर जलवायु परिवर्तन सब कुछ अप्रत्याशित बना रहा है, तो क्या हमें भविष्य में अपने बुनियादी ढांचे को बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन करने की आवश्यकता होगी? ये एक सोचने वाली बात है। क्या पानी को दुश्मन मानकर तटबंधों में कैद करने के बजाय उसे एक संसाधन माना जा सकता है? क्या कोई ऐसी विशाल परियोजना संभव है जो उत्तर के अतिरिक्त पानी को मोड़कर दक्षिण की सूखी जमीन तक पहुंचा सके? क्या हम उस फनल की दिशा बदल सकते हैं? वास्तव में भविष्य का समाधान प्रकृति के संसाधनों के पुनर्वितरण में ही निहित हो सकता है। ये छात्रों के लिए मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से सोचने के लिए एक बहुत ही शानदार विचार है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जो भी उम्मीदवार आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का जरूर रिवीजन करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बिहार मैटर्स की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।